आज रचना की सुहागरात थी। रचना गाजर से बात कर रही थी कि तभी उसके कमरे में उसकी सास शकुंतला वहां आ जाती है। छी 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 छी, बहू तुम इतना गिर जाओगी मुझे नहीं पता था। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हो, मेरी बात तो सुनिए। दरअसल कुछ समय पहले रचना को लड़के वाले देखने आते हैं। जी, वो पंडित जी ने बताया था कि आपका परिवार बहुत संस्कारी है। उनकी बात सही निकली। तो अब एक बार आप अपनी बिटिया को बुला देते तो हमारा भी मन हल्का हो जाता। हाँ पापा, अब लड़की देखने आए हैं तो देख कर ही जाएंगे। जी कोई बात नहीं, मैं अभी रचना को बुला कर लाती हूँ। रचना की माँ किचन में गई तो रचना गाजर का हलवा और चाय बना रही थी। दरअसल रचना को गाजर बहुत पसंद थी। रचना, तू ये क्या कर रही है? आज फिर गाजर का क्या बना रही है? चल, तुझे लड़के वाले देखने आए हैं। माँ, अब जो मुझे सबसे अच्छा बनाना आता है मैं वो ही तो बनाऊंगी। देखना, उनको ये गाजर का हलवा बहुत पसंद आएगा। आप चलिए, मैं आती हूँ। रचना अपनी माँ के साथ चाय और गाजर का हलवा लेकर बाहर हॉल में आ गई। तब राकेश ने रचना को देखा तो वो पहले ही नजर में पसंद आ गई और रचना को भी राकेश पसंद आ गया। बेटा, मैं एक बार तुमसे फिर से पूछना चाहूंगी, क्या तुम दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ माँ, मुझे रचना पसंद है। और इसका बनाया हुआ गाजर का हलवा तो आहा, मज़ा ही आ गया। पर आप एक बार रचना से भी पूछ लो। हाँ बेटी, तुम भी बताओ, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहोगी? रचना हाँ में सिर हिलाती है और कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन रचना अपने कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही होती है। न जाने कहाँ रह गए ये, आज के दिन भी भला कोई देरी से आता है। फिर कुछ देर बाद एक गाजर आकर रचना के बिस्तर पर गिर जाती है। गाजर के गिरने की आवाज सुनकर रचना देखती है। अरे ये क्या? ये गाजर कहाँ से आ गई? कोई ना, मैं इसे खा लेती हूँ। वैसे भी मुझे गाजर बहुत पसंद है। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। अरे ये क्या? ये बोलने वाली गाजर? ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? अरे नहीं नहीं, ये मैं हूँ, तुम्हारा पति राकेश। क्या? राकेश? लेकिन राकेश, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम एक गाजर कैसे बन गए? रचना, वो जब मैं अपने दोस्तों के साथ आ रहा था तो पता नहीं कैसे धोखे से मेरा पैर एक कछुए पर पड़ गया। मेरा ध्यान ही नहीं गया और वो वहीं मर गया। कोई बात नहीं राकेश, मुझे पता है तुम बहुत कोमल दिल के हो। आप किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। फिर इस तरह रचना उस गाजर के साथ ही सो गई। फिर अगली सुबह, अरे रचना बेटा, तुम बहुत जल्दी सोकर उठ गई। चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। वैसे ये राकेश कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ गया है ये इतनी सुबह सुबह? फिर रचना डर गई। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। माँ जी, वो अचानक उनके पास किसी का फोन आ गया था तो वो सुबह 5 बजे ही निकल गए। शायद किसी मीटिंग में गए होंगे। अरे ये लड़का भी ना, अभी नई नई शादी हुई है और अभी से काम चालू। कोई बात नहीं बहू, शाम तक आ जाएगा। फिर इतना कहकर उसकी सास वहां से चली गई। रचना, तुम ऐसे कब तक माँ से झूठ बोलती रहोगी? उन्हें एक ना एक दिन सब पता चल ही जाएगा। राकेश, मैं कुछ भी करके आपको वापस लाकर ही रहूंगी। एक पत्नी अगर चाह ले तो वो अपने पति को यमराज से भी छीन कर ला सकती है। फिर रचना ने अपनी एक फ्रेंड को घर बुलाया जो उसकी बचपन की सहेली थी और उसे सारी बात बताई। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। रचना, तू चिंता मत कर, मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो बहुत चमत्कारी हैं। अब वो ही इस शराब से छुटकारा दिला सकते हैं। फिर उसी वक्त रचना अपनी फ्रेंड माही के साथ उस बाबा के पास पहुंच गई। बच्चे, श्राप इतनी आसानी से वापस नहीं होता। हाँ, लेकिन इसका एक उपाय है। तुम्हें अपने दाएं हाथ की बलि देनी होगी और तब जाकर राकेश अपने पहले जैसे ही रूप में इंसान बन जाएगा। नहीं नहीं रचना, तुम ऐसा कुछ मत करना। मैं ऐसा जरूर करूंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं एक हाथ के बिना तो जी लूंगी, लेकिन आपके बिना नहीं। रचना ने अपने एक हाथ की बलि दे दी और राकेश अपने असली रूप में वापस आ गया। तभी वो कछुए की पत्नी वहां आ गई।
आपका ये प्रेम देखकर मैं ये बलि नहीं ले सकती। आपका हाथ वापस आ जाएगा। थोड़ी ही देर में रचना का हाथ फिर से जुड़ गया। जब एक कछुए का श्राप लग सकता है तो एक पत्नी का आशीर्वाद भी लग सकता है। तुम्हारा मरा हुआ पति वापस आ जाए। और इतना कहते ही वो मरा हुआ कछुआ वापस आ जाता है और राकेश भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर गया और सुहागरात बनाई। नेहा की सहेली शीतल की शादी तय हो गई थी। शीतल लव मैरिज कर रही थी और वो अपनी लव मैरिज को लेकर बहुत ही खुश थी। यार नेहा, सचमुच मैं बहुत लकी हूँ जो मेरी लव मैरिज की विश पूरी हो गई। मेरा प्यार 7 जन्मों के लिए मेरा होने जा रहा है। कितने लोग हैं जो लव मैरिज को तरसते हैं, उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, पर मुझे तो लगता है कि लव मैरिज सबसे बेस्ट होती है। उसमें 2 लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, साथ रहते हैं, एक दूसरे की सारी बातें शेयर करते हैं। फिर आसानी से हम शादी करके ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जो काफ़ी समय से हमारे साथ होता है। पर मेरा मन था कि तू भी लव मैरिज करे, पर अब तेरी तो लव मैरिज होने से रही, तुझे तो अरेंज ही करनी पड़ेगी। तुम तो जानती हो शीतल, नीरज ने मुझे धोखा दिया है। उसने विदेश जाकर वहीं एक लड़की से शादी कर ली और वहीं सेटल हो गया। इसी वजह से मेरा प्यार पे से मन उठ गया है। अब तो मम्मी पापा जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूँगी। हाँ, अब तो तुझे ना चाहते हुए भी अरेंज मैरिज करनी ही होगी। अब चल, मैं चलती हूँ, मुझे शादी की बहुत सारी तैयारी करनी है। वो मुझे समीर के साथ मार्केट जाना है। शीतल की लव मैरिज की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। वहीं नेहा थोड़ी उदास थी क्योंकि वो भी लव मैरिज करना चाहती थी, पर जिस लड़की से वो प्यार करती थी उसने साथ नहीं निभाया। अब अरेंज मैरिज को लेकर नेहा के मन में बहुत से सवाल थे। फिर कुछ दिनों बाद शीतल की शादी हो जाती है और इधर नेहा का रिश्ता भी तय हो जाता है। संजय बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती भी है। ज्वेलरी का पूरा शोरूम अकेले ही संभाल रखा है। हमारी नेहा बड़ी किस्मत वाली है जो इतना अच्छा लड़का इसे मिला है। हाँ वो तो है। वैसे पंडित जी बोल रहे हैं 20 दिनों के बाद शादी का शुभ मुहूर्त है। फिर उसके बाद 3 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। अब हमें बहुत जल्दी जल्दी शादी की तैयारी करनी होगी। फिर 20 दिन बाद शादी का सुनकर नेहा घबरा जाती है क्योंकि वो संजय को अभी ठीक से मिली भी नहीं थी और ना ही उसकी संजय से ज़्यादा बात हुई थी। अरे यार सॉरी नेहा, मैं तेरा फ़ोन नहीं उठा पाई। वो क्या है ना कि समीर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। बोल रहे थे कि पहले वो खा लो फिर उसके बाद किसी से बात करो। तुम तो जानती ही हो, अब पति प्यार से ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाए तो किस बीवी का मन नहीं करेगा शौक से खाने का। वैसे क्या हुआ, तू मुझे फ़ोन कर रही थी, सब ठीक तो है ना? वो शीतल, मेरी शादी पक्की हो गई है। 20 दिन बाद मेरी शादी है। क्या 20 दिन बाद तेरी शादी है? पर तू तो अभी लड़के को जानती भी नहीं है। वैसे तू संजय से मिली है क्या? नहीं, बस वहीं जब सगाई पक्की करने के लिए आए थे तभी हल्की फुल्की सी बात हुई थी। हाँ, उनका फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि आज कुछ देर के लिए मैं उनके साथ बाहर चलूं, तो आज जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं, अब तो तुझे अरेंज मैरिज करनी ही पड़ेगी। देखो क्या होता है। वैसे मेरे हिसाब से तो लव मैरिज ही बढ़िया रहती है। देखना मैं कितनी खुश हूँ। समीर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते। मेरी नज़र में तो लव मैरिज ही अच्छी है, पर कोई नहीं। शीतल की अटपटी सी बातें सुनकर नेहा और परेशान हो जाती है। उस दिन संजय उसे सबसे पहले मंदिर ले जाता है और उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है? हम ऑर्डर कर देते हैं। जी, आपको जो पसंद है आप मंगा लीजिए, मैं उसी में से थोड़ा ले लूँगी। अच्छा ओके, तो ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ये लव मैरिज होती तो मेरी पसंद का आता। बताओ तो, दोबारा भी नहीं पूछा और झट से ऑर्डर कर दिया, वो भी अपनी पसंद का। नेहा वॉशरूम चली गई। फिर कुछ देर बाद जब वो लौटी तो वो हैरान थी। खाने की टेबल पर वही सारी डिशेस रखी हुई थी जो नेहा को पसंद थी। ये सब तो मेरी पसंद का है, क्या आपको भी ये सब पसंद है? वो दरअसल आज से पहले तो नहीं था, पर अब तुम्हारी हर पसंद मेरी पसंद होगी।
मैंने तुम्हारी मम्मी को कॉल करके पूछ लिया था कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, और मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हें वो गोलगप्पे भी बहुत पसंद है। हम रास्ते में वो भी खा लेंगे, पर वो मैं तुम्हें एक फेमस जगह है वहां से खिलाऊंगा। पर खट्टे पानी वाले। खट्टे पानी वाले? चलो मैं भी एक दो खा लूंगा। वैसे नेहा, बाकी तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो कि तुम्हें क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं। नेहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर तरह से खुश रखूं। मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई कमी ना रहे। तुम तो मेरे लिए बेस्ट वाइफ बनने जा रही हो, और मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हस्बैंड बनना चाहता हूँ। नेहा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि संजय उसे इतना प्यार करेगा। फिर उसके मन की सारी टेंशन दूर हो गई। उस दिन नेहा ने संजय के साथ बहुत एंजॉय किया। संजय ने उसे किसी भी बात की कोई कमी नहीं होने दी, और शादी की सारी शॉपिंग भी संजय और नेहा ने एक साथ की। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद नेहा ने सारे घर की जिम्मेदारियों को अकेले ही संभाल लिया। वो बढ़िया बढ़िया पकवान अपने पति को बनाकर खिलाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ शीतल खाना बनाना भी नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपनी सास से खाना बनाना सीख लिया। नेहा की एक ही कल्चर में शादी होने के नाते नेहा अपने ससुराल के रीति रिवाज झट से सीख गई। आज की पूजा की सारी तैयारियां नेहा बहू ने की है। इसने मुझे किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। तो वहीं दूसरी तरफ शीतल ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, जिस वजह से उसे अपने ससुराल वालों के रीति रिवाज सीखने में वक्त लगने लगा, जिससे शीतल को अपने ससुराल में एडजस्ट करने में वक्त लगता है। फिर एक दिन नेहा और संजय एक शादी में गए थे, जहां शीतल भी समीर के साथ पहुंचती है, जहां वो देखती है कि पूरी शादी में संजय नेहा का खूब ख्याल रख रहा है और उसकी हर फरमाइश पूरी करता है। ये सब देख शीतल और नेहा की गलतफहमी अब दूर हो गई कि अरेंज मैरिज में हम वो प्यार नहीं पा सकते जो लव मैरिज में पाते हैं। अब लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज, बात आती है वो है एक अच्छे पार्टनर की। जब लड़का और लड़की दोनों की सोच मिल जाती है तो रिश्तों में अपने आप ही प्यार आ जाता है। बस जरूरत होती है अपने आपसी प्यार और एक दूसरे के दिल की भावनाओं को समझने की। राजश्री अपनी बेटियों के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी चारों बेटियां शीशे में खुद को निहारते हुए तैयार हो रही थी। आज तो हम चारों किसी परी से कम नहीं लग रही। देखना तुम सब, जब हम चारों तितलियां शादी में तैयार होकर पहुंचेंगी तो कैसे सब वहां पर सब हमें ही देखते रह जाएंगे। हाँ, सब तुम तितलियों को ही तो देखेंगे, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आती। ये तुम चारों के पास इतने सारे कपड़े हैं, फिर भी तुम चारों को हमेशा ये पटियाला सूट ही क्यों पहनना होता है? मेरी तो समझ में ही नहीं आता। आप तो अच्छे से जानती हो ना, हम चारों इन पटियाला सूट में स्वर्ग की अप्सराएं लगती हैं। अरे ओ स्वर्ग की अप्सराओं, जल्दी से तैयार होकर चलो, नहीं तो मैं तुम सबको यहीं छोड़कर अकेले ही पार्टी में चली जाऊंगी। फिर आना अकेले ही। अपनी माँ का गुस्सा देख वो चारों जल्दी से तैयार होकर अपनी माँ के साथ फंक्शन में चली जाती हैं। वहाँ फंक्शन में पहुँचते ही सबकी नज़र उन चारों बहनों पर जाती है, जहाँ हर कोई फंक्शन में साड़ी, लहंगा या ड्रेस पहनकर घूम रहा था, तो वहीं ये चारों बहनें पटियाला सूट पहनकर बेहद ही हसीन लग रही होती हैं। तो इसलिए फंक्शन में हर किसी की नज़र उन चारों बहनों पर ही होती है। उसी फंक्शन में सुनीता नाम की एक महिला भी होती है, जो उन चारों को देखकर किसी से पूछती है, ये चार लड़कियां कौन हैं? दिखने में इतनी खूबसूरत हैं। अगर ये चारों मेरे घर की बहू बन जाए तो इसका चांद उतर आएगा मेरे घर। ये हमारे एक रिश्तेदार की बेटियां हैं, तुम कहो तो बात करूंगा उनसे। हाँ, क्यों नहीं, करो। तब वो आदमी राजश्री से बात करता है, जिसके बाद सुनीता अपने चारों बेटों के साथ उनके घर आती है और शादी तय करके चली जाती है। फिर कुछ दिनों में उन चारों की शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। उनके ससुराल से उन चारों का शादी का जोड़ा आता है। देखो तो समदन जी ने कितना सुंदर शादी का जोड़ा भेजा है तुम चारों के लिए। ओहो, लेकिन ये तो लहंगे हैं और हम चारों को तो अपनी शादी में पटियाला सूट ही पहनना है। हाँ माँ, हमें नहीं पहनना ये लहंगा। तुम चारों का कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? नहीं माँ, हमें कुछ नहीं पता।
आजकल ब्राइडल के लिए भी इतने सुंदर सुंदर पटियाला सूट आते हैं। हम तो वही पहनेंगे, नहीं तो हम शादी कभी नहीं करेंगे। अपनी बेटियों के जिद के आगे राजश्री भी घुटने टेक देती है और अपनी चारों बेटियों को ब्राइडल पटियाला सूट दिलवाती है। फिर शादी वाले दिन चारों ब्राइडल पटियाला सूट पहनती हैं, जिसे देख सब उनकी सास से कहती हैं, अरे ये क्या सुनीता, तेरी बहू ने तो लहंगे पहने ही नहीं, पटियाला सूट पहनकर ही शादी कर ली। हाँ हाँ तो क्या हुआ, पटियाला सूट ही तो पहना है, कोई छोटी स्कर्ट या फ्रॉक तो नहीं पहनी है ना। शादी के बाद चारों ब्राइडल पटियाला सूट में विदा होकर अपने ससुराल आ जाती हैं। शादी की रस्मों में सब थक जाती हैं, इसलिए सुनीता अगले दिन उन चारों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म रखती है। फिर अगले दिन, ये लो बहुओं, आज शाम को तुम सब अपनी मुंह दिखाई में ये साड़ियाँ पहनना, देखना इनमें तुम सब और भी सुंदर लगोगी। फिर ये कहकर सुनीता अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन साड़ी देखकर उन चारों का मुंह बन जाता है। ये क्या यार, मुझे तो नहीं पहननी ये साड़ी वाड़ी। और क्या, कितना सुंदर पटियाला सूट बनवाया है हम सब ने अपनी मुंह दिखाई के लिए। लेकिन माँ जी पूछेंगी तो क्या कहेंगे? कहना क्या है, बोल देंगे कि हमें साड़ी वाड़ी पहनना नहीं आती, और फिर ये सूट भी तो ट्रेडिशनल सूट ही है। शाम को चारों बहुएं अपने मायके से लाया हुआ पटियाला सूट ही पहनती है, जिसे देख मोहल्ले की औरतें बातें बनाती हैं। हे भगवान, सुनीता की बहुओं को तो देखो, आज भी ये पटियाला सूट पहनकर बैठी हैं। ऊपर से या तो किसी का बाजू नहीं या किसी का गला इतना नीचा है, और सूट की लंबाई भी तो कितनी छोटी है। सच में सुनीता, तेरी बहुओं ने तो सारी हदें ही पार कर दी। कितनी बेशरम है ये सब तो। आंटी जी, आप हमें बेशरम कह रही हैं, लेकिन ढोल पर आधी अधूरी साड़ी पहनकर नाचने वाली, वो जो जिसका ब्लाउज बहुत ही डिप था, वो आपकी बहू ही थी ना। चुप कर, और कम से कम मेरी बहुएं साड़ी तो पहनती हैं। चलो यहाँ से, बड़ी आई हमें समझाने वाली। वो सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी सुनीता की सभी बहुएं साड़ी या कुछ और पहनने की बजाय हर वक्त पटियाला सूट ही पहनती थी। ये सब देख अब कहीं ना कहीं सुनीता भी अपनी बहुओं के पटियाला सूट से तंग आ चुकी थी। फिर एक दिन, बहुओं, आज गांव से तुम्हारी मासी आने वाली है, तो मैं तुम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कुछ दिनों तक तुम चारों साड़ी ही पहनना, नहीं तो मासी को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन वो चारों किसी की नहीं सुनती और अब भी पटियाला सूट पहनकर ही घूमती हैं। शाम को जब मासी आती हैं तो चारों बहुएं पाँव छूने के लिए झुकती हैं, जिससे उनका डिप गला नजर आ जाता है। तब उन चारों को ऐसे देख मासी को बहुत गुस्सा आता है। छी 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 सुनीता, तेरी बहुओं ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। कैसे कपड़े पहने हैं इन्होंने। तू तो गांव में कितनी सभ्यता से रहती थी, लेकिन लगता है अब तो तुझ पर भी शहरी रंग चढ़ गया है, जो अपनी बहुओं को कुछ नहीं कह रही। फिर अपनी बड़ी बहन से इतनी बातें सुनकर सुनीता को बहुत बुरा लगता है, और तब वो अपने कमरे में चली जाती है। उसकी बहन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है, और इधर उसकी चारों बहुएं आपस में। आज हमारी वजह से हमारी सासू माँ को कितनी बातें सुननी पड़ी, और उनकी आंखों में हमारे कारण आंसू भी आ गए। उनको मनाने का मेरे पास एक आइडिया है। सपना उन सबके कानों में कुछ कहती है, जिसके बाद वो चारों अपनी मुंह दिखाई पर सास की दी हुई साड़ी पहनती हैं और सुनीता और मासी के पास चाय बनाकर ले जाती हैं। तब अपनी चारों बहुओं को इस रूप में देख वो दोनों बड़ी ही खुश होती हैं। अब वो चारों कभी कभी पटियाला सूट तो कभी कभी साड़ी पहनती हैं, जिससे वो चारों तो खुश थी ही, साथ में उनकी माँ और सास सुनीता भी।